नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस के लिए सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को बेहतर ढंग से हल कर पाने के लिए यहाँ लगातार प्रैक्टिस चल रही थी। मॉक टेस्ट पेपर आप हल कर रहे थे और आपने 8 मॉक टेस्ट पेपर हल किए हैं। ये 9वें नंबर का है और इस 9वें नंबर के टेस्ट में हम आगे की जो कथा है यानी आगे जो प्रश्नों का सिलसिला है उसे देखेंगे। पहले अवतरण आता है, वैसे ही यहाँ भी आएगा। 2 अवतरण आपको मिलेंगे और उन्हें पढ़कर आपको उसका अर्थ स्पष्ट करना होगा, भावार्थ वगैरह लिखना होगा या शीर्षक खोजना होगा। यही काम है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला जो अवतरण है इसमें कहा जा रहा है, इसमें पूरा जो पैराग्राफ है वो प्रेम पर आधारित है। प्रेम की महत्ता और प्रेम का जो अस्तित्व है उस पर चर्चा की गई है और बताया गया है कि इसी से पूरे सांसारिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर को पाया जा सकता है, सभी चीज़ें इसी से सज सकती हैं। तो इससे सारी चीज़ों को कैसे साधा जा सकता है ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रेम सृजनात्मकता का शिखर है, ये सृजन करता है और इस पार को उस पार से जोड़ने का सेतु है, यानी पारलौकिक दुनिया जो है उसको लौकिक दुनिया से ये जोड़ता है। प्रेम जोड़ता है शरीर को आत्मा से, शब्द को शून्य से। यदि हृदय में प्रेम हो तो हमें सारी दुनिया खिले हुए फूल के समान महकती हुई प्रतीत होती है, यानी आनंद से भरी हुई लगती है। जिसने प्रेम की इस ऊर्जा को रूपांतरित कर लिया उसने भक्ति का स्वाद चख लिया। भक्ति भी प्रेम का ही एक रूप है। भक्ति प्रेम तो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि प्रेम और भक्ति एक ही है, लेकिन प्रेम से ही भक्ति उपजती है। तो प्रेम का स्वरूप अगर आप बदल लेंगे तो वो भक्ति में रूपांतरित हो जाएगा और भक्ति में जब रूपांतरित होगा तो आप जानते हैं कि क्या होगा, परमात्मा के सानिध्य का अनुभव प्राप्त होगा। इसके बाद अगला पैराग्राफ जो है उसमें कहा जा रहा है कि प्रेम में वह शक्ति है जो कि सूक्ष्म वातावरण को शुद्ध कर सकती है, परिष्कृत कर सकती है। ऐसा स्थान जहां किसी प्रेमी ने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की प्रतीक्षा में व्यतीत कर दिया वह तीर्थस्थल के रूप में परिणत हो जाता है, यानी तीर्थस्थल के रूप में बदल जाता है। जो व्यक्ति वास्तव में प्रेम से भरा हुआ होता है उसकी उपस्थिति मात्र भी लोगों को आनंदित करती है, लोग उससे खुश रहते हैं, आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा रहता है। जब ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ कोई भक्त कोई कार्य करता है तब वह कार्य मूल्यवान हो जाता है। ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ यानी भक्ति रस में विलीन जो भक्त होते हैं वो जिस भी काम को करते हैं वो कार्य श्रेष्ठ बन जाता है, अपने आप श्रेष्ठ बन जाता है। इसके बाद इस प्रकार प्रेम हमारे जीवन की सभी अनुभूतियों का केंद्र बिंदु है और जहां प्रेम है वहीं श्रद्धा है। श्रद्धा जो है वो प्रेम से ही उपजती है। वहीं मित्रता भी है, वहीं समर्पण है, वहीं सेवा की भावना है और वहीं पर विश्वास है। ये सब कैसे आते हैं? ये सब प्रेम से आते हैं। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उस पर विश्वास भी करेंगे, उसके प्रति समर्पित भी रहेंगे, उसकी हर प्रकार से सेवा करने के लिए तैयार भी रहेंगे, उससे अच्छी मित्रता भी होगी और उसमें आपकी श्रद्धा भी होगी। ये सब चीजें एकमात्र चीज है प्रेम, उसी से सजती हैं। इसके बाद देख लीजिए, प्रेम जीवन का रस है, इसके अभाव में व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है, इसलिए प्रेम से सिंचित हृदय में सच्ची मानवता का वास होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रेम पर आधारित पैराग्राफ है और इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना था। अब बताना है शीर्षक। 5 अंकों का शीर्षक है। 5 अंकों में ये पूछा गया है कि परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कैसे प्राप्त किया जा सकता है और अंतिम वाले में आपको जो रेखांकित पंक्तियां दी हैं उसकी व्याख्या करनी है। तो इसे देख लीजिए, इसका शीर्षक क्या हो सकता है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और शीर्षक वही चीज होती है जो कि इसका केंद्र बिंदु हो। मतलब शीर्षक का तात्पर्य ऐसे शब्दों से होता है या ऐसे शब्दों के समूहों से होता है जिस पर कि पूरा अवतरण केंद्रित होता हो। तो इसी प्रकार का शीर्षक आपको चुनना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं प्रेम जीवन का आधार या प्रेम जीवन का मूल, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या कोई और उपयुक्त शीर्षक आपको सूझ रहा हो तो और बेहतर है। बस ये ध्यान देना है कि शीर्षक जो है वो एकदम से निचोड़ होना चाहिए पूरे अवतरण का। पूरा सारांश के तौर पे अगर एक शब्द में पूरे अवतरण को आपको समेटना हो तो ये काम आप जो शीर्षक है उसमें कर सकते हैं। और इसके अलावा शीर्षक छोटा होना चाहिए, बहुत लंबा शीर्षक लिखने का कोई फायदा नहीं है और उससे नंबर भी कटते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, इसका आप लिख सकते हैं प्रेम जीवन का आधार या प्रेम जीवन का मूल बिंदु या केंद्र, इस प्रकार से। अब इसके बाद जो अगला वाला है इसमें कहा जा रहा है कि परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में ही मिलने वाला है। इसे जरा ध्यान से देखिए। पहले ही पैराग्राफ में कहा गया है कि यदि हृदय में प्रेम हो तो हम सारी दुनिया को खिले हुए फूलों से महकता हुआ प्रतीत महसूस कर सकते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया था। और जिसने प्रेम की इस ऊर्जा को रूपांतरित करके भक्ति का स्वाद चख लिया और परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कर लिया। मतलब इसमें यह कहने का तात्पर्य है कि प्रेम का यही स्वरूप जो है जब समर्पण और सेवा के साथ जुड़ जाता है तो वो भक्ति बन जाता है और अपने इष्ट में जो भक्त होते हैं उनका प्रेम होता है, श्रद्धा होती है और इस प्रकार से परमात्मा के सानिध्य का अनुभव किया जा सकता है। तो इसे आप लिख सकते हैं। अपने शब्दों में लिखना चाहें
या कुछ अगर हिंट लेना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेम सृजन करने में सक्षम है, आत्मा को शरीर से जोड़कर यह दुनिया की प्रसन्नता का अनुभव कराने में सक्षम है, आत्मा की वास्तविकता का ज्ञान प्रेम के साक्षात्कार से संभव है, और आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है और इस प्रकार से परमात्मा का सानिध्य भी अनुभव किया जा सकता है। मतलब वही है, प्रेम का रास्ता पकड़कर परमात्मा के शरण में जाया जा सकता है। इसके बाद जो अगला वाला है ग वाला, इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो पहला रेखांकित अंश आपको एकदम ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है पंक्तियां, और उसके बाद दूसरा वाला यहाँ पे है। तो दोनों की व्याख्या आपको करनी है और ये 20 अंकों का है, यानी प्रत्येक पर आपको 10-10 नंबर मिलने वाले। देखिए पहली जो रेखांकित पंक्ति है इसमें कहा जा रहा है कि प्रेम जोड़ता है। अब किसको जोड़ता है? तो शरीर को आत्मा से जोड़ता है, शब्द को शून्य से जोड़ता है, ये इसका कहा गया है। अब इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या आप कैसे करेंगे? प्रेम शब्द जो है ये मिठास से जुड़ा हुआ है, मिठास से युक्त है, मतलब इसमें मिठास है, मीठापन है, और यह जोड़ता है समाज के भिन्न लोगों को एक दूसरे से और शरीर को आत्मा से जोड़ने का काम करता है। प्रेम की सार्थकता भी इसी में है। यदि हृदय में प्रेम का वास हो जाए, मतलब ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं, तो समूची सृष्टि जो है वो गुलजार और खुशनुमा हो जाती है। मतलब पूरी सृष्टि में सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली होती है, ऐसा आप लिखेंगे। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि प्रेम के मार्ग पर चलकर ही भक्ति रूपी जो कल्प वृक्ष है उसकी प्राप्ति होती है, जो परमात्मा से आत्मा का साक्षात्कार कराने में सक्षम है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो इसका पूरा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। जितनी रेखांकित पंक्ति होती है सिर्फ उसी दायरे में आपको सीमित नहीं रहना होता है, उससे थोड़ा अगल बगल वाला भी देख लेना चाहिए। इससे उसका अर्थ और बेहतर ढंग से स्पष्ट होगा। उस पंक्ति को एकदम से पैराग्राफ से काट कर आप व्याख्या नहीं करेंगे, पैराग्राफ से जोड़ कर करनी। इसके बाद जो दूसरी रेखांकित पंक्ति है यहाँ वाली, इसको देख लीजिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति वास्तव में प्रेम से भरा होता है उसकी उपस्थिति मात्र भी लोगों को आनंदित करती है, ये यहाँ पर कहा गया। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रेम से परिपूरित जो मनुष्य होता है वो जहां भी जाता है, जहां भी उपस्थित होता है, वहां लोग आनंद का अनुभव करते हैं, उससे खुशहाली प्राप्त करते हैं, और जितना ज्यादा वो लोगों में प्रेम बांटता है उतना ही उसके हृदय में और ज्यादा स्नेह और प्रेम का भंडार भरता जाता है। यानी वो दूसरों को भी खुश रखता है और खुद भी खुश रहता है। खुश रहने का यही मूल मंत्र है। दूसरों को खुश करिए, आपको अंदर से संतुष्टि महसूस होगी और आप भी खुश रहेंगे। ये संसार का नियम है, तो यहाँ इस पैराग्राफ में भी लागू होता है। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि वह आत्मसंतुष्टि से युक्त होता है तथा पास आने वाले जितने भी प्राणी होते हैं उन्हें प्रसन्नता का उपहार देता है। उन्हें निराशा और दुख नहीं देता, उन्हें कष्ट नहीं देता, उन्हें सिर्फ प्रसन्न करता है। और वह प्रत्येक प्राणी से प्रेम करता है, प्राणी मात्र से प्रेम करता है, और बदले में द्विगुणित जो स्नेह है वो उसे प्राप्त होता है। द्विगुणित का मतलब क्या? दोगुना। तो दोगुना प्रेम उसे प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि वो बांट रहा है तो वो खाली हो जाएगा। प्रेम या इस प्रकार की जो करुण भावनाएं होती हैं या उदार भावनाएं होती हैं, ये कभी भी समाप्त नहीं होती। जितना आप इन्हें खर्चा करेंगे उतनी ही बढ़ेंगी। जैसे विद्या धन होता है, विद्या एक ऐसा धन है जिसे कि जितना आप व्यय करेंगे, जितना आप पढ़ा लिखा कर दूसरों को शिक्षित बनाएंगे, उतना ही आप और ज़्यादा उसमें अभ्यस्त होते जाएंगे, मच जाएंगे, और ये आपके लिए और बढ़ेगा। नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो जितना आप खर्चा करेंगे उतना बढ़ेगा। वही हाल यहाँ पे प्रेम का है। तो इस प्रकार से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसमें लिखने के लिए अनंत चीज़ें हैं, तो व्याख्या थोड़ी सी डिटेल होनी भी चाहिए। बस इतना देख लीजिएगा कि नंबर कितना है, तो 10 अंक है, पर्याप्त है। इतने के लिए आपको थोड़ा फैलाकर लिखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। अगले अवतरण को देखिए। इसमें कहा जा रहा है, अब ये दूसरे ढंग का है। इसमें यह कहा गया है कि अपनी पुरानी गलतियों, असफलताओं और बेवकूफ़ियों के लिए हम स्वयं को दंडित करते हैं। मनुष्य का ये स्वभाव होता है, या तो वो दूसरों को ब्लेम करेगा, दूसरों के ऊपर आरोप लगाएगा, और नहीं तो खुद को ही कोसना शुरू कर देगा। ये दो प्रवृत्तियां हो सकती हैं। तो यहाँ ये कहा गया कि स्वयं को दंडित करना व्यक्ति को आंतरिक रूप से कमजोर करता है। लोग कहते हैं कि अपनी असफलता के लिए, मतलब आप किसी काम में फेल हो गए, असफल हो गए, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तो दूसरों की ओर अंगुली क्यों उठा रहे हैं? इसमें जितना भी दोष है वो सब आपका है। तो अपनी गलतियों को पहचानना आदमी को आना चाहिए। इतना तो लोग कह देते हैं, लेकिन तब क्या होता है जब आदमी जरूरत से ज्यादा अपनी गलतियों को पहचान लेता है और पहचानने के बाद खुद को दोषी मानना शुरू कर देता है, कोसना शुरू कर देता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझसे ये गलती हुई, मैं निकम्मा हूं, नालायक हूं। इस प्रकार से वो सोचने लगता है। तो ये जो स्थिति होती है ये घातक होती है। ये व्यक्ति को अंदर से कमजोर करती है, उसकी अंतरात्मा को झकझोरने का काम, हिलाने का काम करती है। ऐसा करना स्वयं के प्रति हीनता की भावना को बल देता है, और ये जो हीन भावना है ये आत्मविश्वास की दुश्मन है। यहां से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो चला जाता है, और आत्मविश्वास के अभाव में कुछ नहीं हो सकता है, आप जानते हैं। इसके बाद इस तरह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले प्रयास को आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता, अतः स्वयं को कोसना बंद करें।
ये बहुत ही व्यवहारिक सीख है, शिक्षा है जीवन की, जो कि यहाँ इस अवतरण के माध्यम से दी गई है, तो आप इसे अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। इसके बाद इसके विपरीत सदा ही स्वयं को आशा उत्साहपूर्ण संदेशों से परिपूरित रखें, यानी सुनाते रहें, मतलब मोटिवेशनल जो थॉट्स वगैरह आप देखते हैं, और अपने कानों में विश्वासपूर्ण बातों को फुसफुसाते रहें, जैसे कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना हो, मतलब सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन है वो आपको देना है, और उसके लिए आप खुद को मोटिवेट करते रहें। देखिए लोग क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को तो हम लोग करेंगे ही, और इसका अभी भावार्थ भी लिखना है, शीर्षक भी बताना है, और उसके अलावा रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी है। लेकिन इसमें कुछ व्यवहारिक जो नियम कायदे हैं वो दिए हैं, मतलब जीवन के सिद्धांत। तो आमतौर पे आज के समय में जो युवा पीढ़ी है, या लोग ही समझ लीजिए, व्यक्ति विशेष जो है वो किसी न किसी अवसाद से घिरा हुआ है, कोई ना कोई दुख उसको सता रहा है, और आजकल शारीरिक दुख की कमी है, मानसिक दुख ज्यादा है। लोग अंदर से आत्मसंतुष्टि से भरे नहीं है, या अंदर से दुखी है, जो उनकी अंतरात्मा है वो दुखी है। कारण चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए एक अभ्यर्थी है जो कि सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, लेकिन प्रयास करने के बावजूद, प्रयास नहीं कर रहा है तब तो वो खुद ही अपने आप को दोषी ठहराएगा ही, लेकिन प्रयास करने के बावजूद उसको सफलता नहीं मिल रही। सफलता उसके हाथ में नहीं है, कर्म करना उसके हाथ में है, ये आप भी जानते हैं। तो नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा, जितनी बार असफल होगा उतनी बार खुद को कोसेगा। इतना वो बेवकूफ नहीं है कि दुनिया को ब्लेम करेगा कि मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, वो अपने आप को कोसेगा कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। इससे उसका भरोसा लगातार कम होता जाएगा, और अंत में जो आत्मविश्वास की स्थितियां हैं वो एकदम से जब डल हो जाएंगी, यानी कम हो जाएंगी, तो वो किसी लायक नहीं रहेगा, मतलब उठकर खड़ा होने लायक भी नहीं रहेगा। तो ये वाली स्थिति बहुत घातक होती है। आप बाहर से कमजोर हो और आपका आत्मबल मजबूत हो, तो आप एकदम से अपाहिज हो जाएं, तब भी आप घिसट घिसट कर जो पहाड़ की चोटियां होती हैं वहां तक पहुंच सकते हैं, यानी एवरेस्ट फतह कर सकते हैं। ये जज्बा और जुनून होता है। लेकिन अंदर से आप कमजोर हो जाएं और बाहर से एकदम हट्टे कट्टे रहें, एकदम शारीरिक रूप से पहलवान रहें, रेसलर रहें, आप किसी काम के नहीं। इसीलिए आत्मबल को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। अब इसके लिए लोग क्या करते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह सुनते हैं। आजकल अगर देखिए तो यूट्यूब पे पूरी भरमार मची हुई है, तरह तरह के थॉट्स, लबासना जाना है और न जाने क्या क्या। तो इस तरह के जो थॉट्स होते हैं किसी काम के नहीं होते। असल में ये अच्छे तो लगते हैं और तत्काल में आप सुनेंगे तो खून उबलने लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद ठंडे हो जाते हैं, और जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर आपके लिए किसी काम के नहीं, उबासी हो जाएंगे। जो मोटिवेशन है वो आपके अंदर से आना चाहिए। इसीलिए खुद को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। तो अंदर ही अंदर आपको दोहराते रहना होगा अपने लक्ष्य को और अपनी अचीवमेंट को। इससे बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये पॉजिटिव जो थेरेपी है ये हमेशा काम देती है। ये आपके आत्मविश्वास को बूस्ट करेगी, और वही चीज यहाँ कही गई है इस अवतरण के माध्यम से। इसे आप देख रहे हैं, यहाँ कहा गया है ना कि जो विश्वासपूर्ण बातें हैं उन्हें फुसफुसाते रहिए, जैसे कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है, और देना ही है। ऐसे संदेशों को तीव्र कर दें ताकि आप इन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकें। अपने आप को खुद से कहना होगा, दूसरे की वजह से नहीं, मतलब दूसरे के द्वारा नहीं कहलाना है कि दूसरा एक वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा है कि नहीं आप सब कुछ कर सकते हैं, सारी शक्ति आपके अंदर है, ऐसा नहीं। वो आपको खुद अपने आप को बोलना होगा, तभी आपकी आत्मा सुनेगी। आपकी आत्मा दूसरों की आवाज नहीं सुनती है, वो आपकी आवाज सुनती है। इसके बाद देखिए, इसके साथ ही अपने प्रति उदार भाव रखें, अपने के लिए क्रूर बर्ताव न करें। ऐसा नहीं कि अपने आप को आप एकदम से पीड़ित कर रहे हैं या दंडित कर रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने का ये महत्वपूर्ण अभ्यास है। अपने प्रति उदार भाव ये रखें कि हम योग्य हैं, बस ये है कि मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, तो समय भी अच्छा आएगा, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। बस हमें लगातार चलते रहना है, और कोई कमी मेरे अंदर नहीं है, लगातार एकदम कंटिन्यूअस तरीके से हमें प्रयास करना है। स्वयं को हमेशा कोसते रहना एक बहुत बुरी आदत है, जो कि अच्छे कार्यों के लिए स्वयं को पुरस्कृत करने से वंचित करती है। आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए खुद को पुरस्कृत करना चाहिए, लेकिन बुरा काम करते हैं तो वहां जो असफलता आपको प्राप्त हुई है उसके कारणों की तलाश करनी चाहिए, न कि खुद को दंड देना चाहिए। वहां पे अगर आप अपने आप को पनिश करेंगे तो वहीं से आपका आत्मविश्वास जो है वो नीचे जाने लगेगा। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि अतः अपने प्रति अनावश्यक रूप से कठोरता को त्यागें और अपने हर अच्छे कार्य को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें। आप पाएंगे कि अपने साथ सही बर्ताव आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आश्चर्यजनक रूप से सहायक सिद्ध हो सकता है। कहने के लिए तो ये बड़ी सामान्य सी बात है कि खुद को भरोसा दिलाते रहिए कि आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, और एक दिन में कुछ होगा भी नहीं। लेकिन अगर आप लगातार 1 महीने तक वही बात अपने आप से दोहराते रहेंगे तो आपका दिमाग वो मान लेगा। दिमाग जिस चीज को सुनता है या सामने देखता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बस ये है कि बार बार वो उसके सामने से गुजरनी चाहिए। तो अंदर ही अंदर वो आवाज आपके गूंजने लगेगी, आपकी आत्मा में गूंजने लगेगी कि मुझे सफलता पानी है, मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ हूं और इसी काम को करूंगा या करूंगी। तो इस प्रकार से मोटिवेशन पैदा होता है। इसमें थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है।
तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जीवन की सीख मिली हुई है। अब यहाँ भावार्थ आपको लिखना है और शीर्षक लिखना है। तो आपने इसे अवतरण को इतना बेहतर तरीके से पढ़ लिया है अब तक इतने समय में कि इसमें भावार्थ आप आराम से लिख सकते हैं। इसका यही भावार्थ है, अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको असफलता मिली है तो असफलता के कारणों की पड़ताल करिए। कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर होगा जो कि आपसे चूक हुई होगी वहां पर और आप असफल हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप योग्य नहीं हैं, बस यही है कि आपने जहां गलती की है वहां दोहराएं नहीं। तो अपनी पिछली जो गलतियां हैं उनसे सीखें और दूसरों की गलतियों से भी सीखें और उन गलतियों से सबक लेते हुए उनको निकाल कर बाहर कर दीजिए, सफलता एकदम सामने खड़ी हो जाएगी। तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर उल्टे अगर आप अपने आप को दोषी ठहराने लगे कि नहीं मैं तो आईएएस बनने के काबिल ही नहीं हूँ, मैं यूपीएससी नहीं क्लियर कर सकता, मैं यूपीपीसीएस में किसी काम का प्रदर्शन नहीं कर सकता, मेंस लिखना मेरे वश की बात नहीं है, तो ये सब अगर आप अपने आप से कहेंगे तो दिमाग या जो अंतरात्मा आपकी है वो उसी को सत्य मान लेगी। बार बार आप दोहराएंगे तो अंतरात्मा को ये लगने लगेगा कि हाँ यही सही बात है, और उसके बाद फिर वो उसी में रंग जाएगी। और निराशा का गर्त कैसा होता है आप जानते हैं। तो ये सब चीज़ें आप भावार्थ में लिख सकते हैं अपने तरीके से। इसके बाद शीर्षक, ये तो रह गया। शीर्षक क्या हो सकता है इसका उपयुक्त शीर्षक आपको चुनना है। तो आत्मसम्मान से आत्मविश्वास की ओर आप ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा विचित्र आपको लग रहा होगा लेकिन ये शीर्षक इसका सही है। आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है, जो हम लोग कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा स्वाभिमान जिंदा है। तो स्वाभिमान या आत्मसम्मान ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए स्वाभिमान एक अलग चीज है, वहां अपने ऊपर अभिमान किया जाता है, यानी अपनी उपलब्धियों पर अभिमान किया जाता है। ये खराब अहंकार नहीं होता है, ऐसे नहीं कि ये घमंड है, ये अपनी उपलब्धियों को पहचानने का एक दृष्टिकोण है जिसको कि हम स्वाभिमान कहते हैं। लेकिन जो आत्मसम्मान होता है वो आत्मा का सम्मान होता है, मतलब आप अपनी आत्मशक्ति का सम्मान कर रहे हैं, जो आप हैं उतनी काबिलियत का आप सम्मान कर रहे हैं, अपने आप को पुरस्कृत कर रहे हैं, अपनी खुद की इज्जत कर रहे हैं। और कहा जाता है जो व्यक्ति खुद की इज्जत करता है वही दूसरों को इज्जत दे सकता है या दूसरों की इज्जत कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर शीर्षक हो सकता है आत्मसम्मान से आत्मविश्वास की ओर, या इससे भी कोई उपयुक्त आपको मिले तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए। तो इसमें रेखांकित पंक्तियां पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। 2 रेखांकित पंक्तियां दिखाई पड़ रही हैं, एक तो ऊपर ही है और उसके बाद एक नीचे है। तो पहले पहली वाली को देखते हैं। और हाँ, इस पे जो नंबर है देखिए, भावार्थ और शीर्षक अगर आप लिखते हैं बढ़िया वाला तो 10 नंबर में से आपको अधिकतम मिलेगा, और जो रेखांकित पंक्तियां हैं उनके लिए 20 अंक, यानी टोटल इसमें जो पैराग्राफ है इसके लिए 30 अंक निर्धारित किए गए। तो चलिए देखते हैं पहली व्याख्या क्या कहती है। इसमें यह कहा गया है कि अपनी पुरानी गलतियों, असफलताओं और बेवकूफियों के लिए हम स्वयं को दंडित करते हैं, मतलब स्वयं को मनुष्य दंडित करता है तो हम लोग मनुष्य ही हैं। और व्यक्ति को यह आंतरिक रूप से कमजोर करता है, मतलब जो ये अपने आप को कोसने वाली विधा होती है या तरीका होता है या आदत, आप समझ लीजिए ये आदत में आ जाता है। लोग अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं कि नहीं हम किसी काम के नहीं, हम क्यों इस काम में हाथ डाले, कौन सी ऐसी बुरी साइड से इकट्ठा किए थे। तो ऐसा सोचते हैं तो उनकी अंतरात्मा जो है वो उसी हिसाब से काम करने लगती है, उनका दिमाग भी उसी हिसाब से चलने लगता है। तो यही बात है। अब इसी को हमें एक्सप्लेन करना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें लिख सकते हैं कि मनुष्य त्रुटि करता है, मनुष्य से गलतियां होती है, मानव का स्वभाव होता है गलतियां करना और गलतियों से सीखना। अगर वो गलतियां ही ना करे तब तो वो देवता बन जाएगा। अगर वो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है तो निश्चित रूप से गलतियां करेगा। और आज तक इतिहास साक्षी है कि मनुष्य ने अपनी गलतियों से ही सीखा है, मतलब जितना उसने प्रकृति से या आसपास की चीजों से शिक्षा नहीं ली है उतना ज्यादा उसने अपनी त्रुटियों से सीखा है। और अनुभव से प्राप्त ज्ञान जो होता है वो ज्यादा कारगर होता है, ये भी बात है। फिलहाल तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मनुष्य त्रुटि करता है और किसी कार्य विशेष में असफल रहता है। असफलता मिलेगी ही जब आप त्रुटि कर रहे हैं। तो जब असफलता से सामना होता है तो बड़ी बड़ी जो विश्वास की चट्टानें होती हैं वो भी डगमगाने लगती हैं। जो आपको मोटिवेशन देते हैं ना, मोटिवेशनल गुरु कहलाते हैं, अगर उनके जीवन में भी कठोर परिस्थितियां आए, संदीप माहेश्वरी जैसे जो बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु हैं, तो वो सम्माननीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उनके सामने भी अगर बहुत भीषण परिस्थिति आए तो उनका भी कहीं ना कहीं अंदर से जो भरोसा है ना अपने ऊपर, वो डगमगाने लगता है। अब ये बात अलग है कि उसको वो पकड़ कर रखते हैं, और जो उस समय अपने आप पर विश्वास कर जाता है वो बहुत कुछ कर लेता है, और जो उस समय अपनी आत्मशक्ति पर भरोसा नहीं कर पाता है वो बर्बाद हो जाता है। फिर उसका पैर फिसलता है और वो फिसलते फिसलते फिर खाई में गिरता है। तो यही स्थितियां हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कि जब विश्वास की बड़ी बड़ी चट्टानें डगमगाने लगती हैं, परिणाम क्या होता है। परिणाम ये होता है कि खुद को कोसना, निकम्मा समझना और अंततः निराशा और कुंठा का जो अंधकार होता है उसमें विलीन हो जाना, यही मनुष्य का जो प्रातव्य है वो बन जाता है। इस प्रकार से मनुष्य अपना भविष्य खुद निर्धारित करता है। लोग भाग्यवादी होते हैं, भाग्य की चिंता करते हैं कि मेरी हाथ की लकीरों में ऐसी ऐसी रेखाएं हैं, ज्योतिषी ने मुझे ये कहा है कि तुम कभी नहीं बन पाओगे, इस प्रकार का या कुछ नहीं कर सकते।
या तुम्हारे पास एकदम पैसा नहीं रहेगा, तुम एकदम कंगाल रहोगे। तो इस प्रकार की जो धारणाएं हैं ना, देखिए भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं होता है। दो चीजें होती हैं, एक तो जन्म और दूसरा मृत्यु। ये दोनों मनुष्य के हाथ में नहीं होता। बाकी बीच का जितना सफर होता है जीवन का, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना रास्ता आदमी तय करता है वही जीवन होता है, यही तो जीवन यात्रा है। तो बीच की जो जीवन यात्रा है उसमें जितने भी मनुष्य कर्म करता है उसी से उसका भविष्य निर्धारित होता है। यहाँ पर ईश्वर जो है हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ईश्वर जैसी अगर कोई सत्ता है, अगर कोई नास्तिक है तो ईश्वर पर नहीं, प्रकृति पर भरोसा करे। तो प्रकृति या ईश्वर जो भी है, कोई ना कोई तो निर्माता है। जैसे मशीन को बनाने वाले हम लोग हैं, तो मानव शरीर भी मशीन है, और इस मशीन को भी किसी ने बनाया होगा, चाहे प्रकृति ने बनाया हो या चाहे ईश्वर ने बनाया हो। आस्तिक और नास्तिक वर्ग जो है वो अपने हिसाब से इसमें से चुन सकता है, लेकिन बनाया तो किसी ने है। और जब बनाया है तो उसने हमें आज़ादी दी है कि ये जो बीच का सफर है इसमें हम अपने हिसाब से फैसले लें। हाँ, एक चीज है कि जब हम गलत फैसला लेते हैं तो अंदर से जो अंतरात्मा, हमारी आत्मशक्ति है, वो हमेशा पवित्र होती है। बाहर से इंसान चाहे जितना बुरा क्यों ना हो, कितनी भी बुराइयों के कलेवर में लिपटा हो, लेकिन जो उसकी आत्मशक्ति होती है वो एकदम उज्जवल और निर्मल होती है। वो अंतिम बार और पहली बार, मतलब उसकी एक ही चेतावनी होती है, वो पहली और आखिरी होती है, वो बार बार नहीं बताती आपको। अंदर से एक आवाज आती है कि तुम गलत कर रहे हो, ये रास्ता सही नहीं है। और वो जो पतली सी कमजोर आवाज होती है ना, उसको अगर कोई पहचानता है तो वो कभी गलती नहीं करेगा, और गलती नहीं करेगा तो असफलता उसको मिलेगी नहीं। हाँ, अगर आत्मशक्ति को आपने पीछे कर दिया और आपने अपने मन की सुन ली, अपने दिल की सुन ली, तो वहां पर गलतियां होती हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जो परमात्मा या प्रकृति है वो हमें यहाँ पे कर्म करने की स्वतंत्रता देते हैं, और यहाँ जब मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही उसका दिशा निर्देश या जो दिशा निर्धारण है वो होता है। ये सब चीजें हैं। तो ऐसे में हम अपने आप को कोस क्यों रहे हैं? यहाँ उठकर कर्म करने की आजादी हमारे पास है, तो उसको हमें करना चाहिए, न कि अपने आप को दोषी ठहराना या अपनी तकदीर को दोष देना। देखिए, अब हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अपने आप को दोष नहीं देते हैं, तो फिर दोष किसको देंगे? तो अपनी तकदीर को देते हैं कि मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरी हाथ की लकीर एकदम रद्दी है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे सोच लेते हैं। तो ये भी अपने आप को ही दोष देना है। भाग्य किसका है? आपका है। और भाग्य को बनाने वाले कौन है? आप ही हैं। तो आप उठकर भाग्य नहीं बना रहे हैं, बल्कि भाग्य को दोष दे रहे हैं। तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं ना, अपने भाग्य को दोषी ठहरा रहे हैं कि मैं निकम्मा हूं, मैं निकम्मा हूं, तो वो निकम्मे आप बन जाएंगे। इसीलिए उसको कहना बंद करिए। पहले निगेटिव चीजें कहिए ही नहीं या सोचिए ही नहीं, हमेशा सकारात्मक रहिए। यही चीजें हैं, तो इसको आपको यहाँ लिखना है। यहाँ ये कहा गया है कि जब आप अपने आप को कोसना शुरू करते हैं, अपने आप को बेवकूफ और नालायक ठहराने लगते हैं, तो इससे क्या होता है? आप आंतरिक रूप से कमजोर होते जाते हैं। यही बातें हैं। इसके बाद जो अगली व्याख्या है उसमें आप क्या लिखेंगे? अगली व्याख्या में ये कहा गया है कि सही व्यवहार आत्मविश्वास को बढ़ाने में आश्चर्यजनक रूप से सहायक सिद्ध हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो आप लिख सकते हैं कि मनुष्य स्वयं के प्रति अपने बर्ताव को सही करे। मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि पहले खुद के प्रति अपना जो व्यवहार है, नजरिया है, उसको बदले। यह कहावत है कि दूसरों का सम्मान इंसान तभी करेगा जब वह खुद का सम्मान करेगा। मतलब अपनी इज्जत करेगा तभी दूसरों को इज्जत देगा या दूसरों की इज्जत करेगा। ये सही बात है। और आत्मसम्मान की रक्षा मनुष्य को स्वयं यह दिलासा देकर करनी होगी कि भूतकाल की त्रुटियों का परिमार्जन करके वह सफलता के द्वार को खोलने में सक्षम है। मतलब उसे बार बार असफलता मिल रही है, तो यह आसान नहीं होता है खुद को दिलासा देना, लेकिन यहाँ पर कठोर होकर कदम उठाना पड़ेगा। अगर इस समय आपने थोड़ी भी ढिलाई बरती और अपने आप को दोष देना शुरू किया, तो यहीं से निराशा का दौर ऐसा शुरू होगा कि नकारात्मकता आपको ढक लेगी और फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जब असफलता हाथ लगती है तो वहां पर अपनी त्रुटियों को तत्काल ही तराश कर और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और अपने आप को ये सांत्वना देनी चाहिए कि नहीं, तुम कर सकते हो, कर सकते हो, और निश्चित रूप से आप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आपकी इन सभी तरीकों से स्वयं के प्रति सही बर्ताव विशेष सहायक सिद्ध हो सकता है। यानी ये जितने भी तरीके हैं, इनके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में जितनी असफलताएं हैं, जितने भी मनोरोगी हैं, वो किस वजह से हैं? आत्मविश्वास की कमी से हैं। उन्हें अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। तो अपने ऊपर भरोसा आप तब करेंगे जब आप खुद की इज्जत करेंगे। उदाहरण के तौर पे किसी समाज में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी इंसान हैं, उसमें से आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं? जिसकी इज्जत करते हैं, जिसे समझते हैं कि ये कुछ कर सकता है, ये कुछ काबिल है, ये किसी लायक है, उसी पर आप भरोसा करेंगे। जो एकदम से किसी काम का नहीं है या एकदम आपसे कमजोर है, तो उस पर आप भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। तो वही चीज आत्मशक्ति के साथ भी होती है। जब आप आत्मशक्ति को सबसे श्रेष्ठ और मजबूत मानेंगे तो आप निश्चित रूप से कर लेंगे। यही कुछ चीजें हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर तीसरा वाला जो प्रश्न है, इसमें 2 खंड है। पहले वाले में भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के उप सचिव को अर्जित अवकाश प्रदान किए जाने की जो अधिसूचना है, उसका आपको लिखित प्रारूप बनाना है। यहाँ लिखित कोष्टक में लिखा है
तो अगर इस प्रकार से दे, देखिए एक चीज होती है कि प्रारूप बनाने के लिए कह देता है, तो प्रारूप वाले में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, मतलब जो लाइनें खींचकर ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, सिर्फ ढांचा बनाकर छोड़ दिया जाता है, वैसा वाला काम करें या पूरा भर कर एक पत्र लिख डालें, मतलब जैसे एक संपूर्ण पत्र होता है, चाहे अधिसूचना हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, परिपत्र हो या सरकारी हो, कुछ भी हो, तो उसका पूरा भर कर तैयार ड्राफ्ट करें। यहाँ पर लिखित प्रारूप लिखा है तब तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा डिटेल में। सिर्फ प्रारूप कहा है कि परिपत्र का एक प्रारूप प्रस्तुत करिए, तो आप ढांचा बनाकर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर ऐसे दे दिया है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के उप सचिव को अर्जित अवकाश, मतलब एक मामला दे दिया है आपको कि इसी विषय पर आपको अधिसूचना लिखनी है या अधिसूचना का पूरा ढांचा तैयार करना है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ये जो मैटर है इसको उस पत्र के अंदर डालना पड़ेगा और पूरा जो पत्र या अधिसूचना या जो भी है उसको तैयार करना पड़ेगा। ये तरीका होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ ढांचा बनाकर छोड़ देंगे, तो ये जो 10 अंक है इसमें से सिर्फ आधा ही जो नंबर है उतना ही आपको मिलेगा। इसके बाद जो ख वाला खंड है, इसमें जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं उनकी परिभाषा, उपयोगिता और रचना शैली का हमें विधिवत ब्यौरा देना है। तो आइए देखते हैं इन दोनों प्रश्नों को। देखिए ये अधिसूचना है, यहाँ अवकाश के लिए अधिसूचना को लिखा गया है, तो अवकाश शब्द है। एक चीज और है कि ऊपर इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है, मतलब मंत्रालय कौन सा है, विभाग कौन सा है, और उसके ऊपर सरकारी गजट के इस खंड में, जैसे खंड क है, भाग 2 है, तो उसमें प्रकाशनार्थ इस प्रकार से ऊपर अधिसूचना के लिखा जाता है। उसके बाद स्थान दिनांक वगैरह का यहाँ जिक्र कर सकते हैं और तब अधिसूचना डालकर यहाँ नीचे बिना किसी संबोधन के लिखना शुरू करते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ त्रुटि है, ऊपर जो इसका शीर्ष होता है वो नहीं दिया हुआ है, तो उस शीर्ष को आप लिख सकते हैं, वहाँ सरकार, मंत्रालय, विभाग वगैरह डालना होता है और यहाँ पर स्थान दिनांक की स्थायी जगह होती है उसको करना होता है, तब जाकर ये अधिसूचना जो हेडिंग है इसको डालते हैं और इसके अंतर्गत लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, श्री राजेंद्र प्रसाद उप सचिव सूचना मंत्रालय भारत सरकार को दिनांक 6 फरवरी 2011 से 4 मार्च 2011 तक का 27 दिन का चिकित्सकीय, ये अवकाश का प्रकार है, किस प्रकार से अवकाश दिया जा रहा है, तो ये चिकित्सकीय अवकाश है, इसको स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश से पूर्व रविवार दिनांक 5 मार्च 2011 को उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है। यानी जो छुट्टी का दिन था वो इनका कटौती हो जा रहा है और उस दिन इन्हें उपस्थित होना है और उसके बाद ये छुट्टी पर जा सकते हैं, तय समय सीमा जो है उसमें। अब यहाँ पर आज्ञा कौन दे रहा है, आज्ञा दे रहे हैं ये गिरीश वर्मा जी हैं जो कि सचिव हैं। तो इस प्रकार से आप एक काल्पनिक नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और नहीं तो क ख ग डालकर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो पत्र में अगर कोई उल्लेख किया, जैसे प्रश्न में नाम का उल्लेख कर दिया है, तो वो नाम आपको लिखना है। ये आपका अधिसूचना का ढांचा है। और इसके बाद यहाँ पर भारत सरकार मुद्रणालय फरीदाबाद प्रेस की ओर यहाँ सूचनार्थ प्रेषित, तो प्रतिलिपि आप वहाँ भेजेंगे तो उसके माध्यम से ये गजट में प्रकाशित होगी। तो जहाँ जहाँ प्रतिलिपि भेजी जाती है उसको बाईं ओर लिखा जाता है और अधिसूचना में भी ये काम करते हैं। इतना ही अधिसूचना का ढांचा है। इसके बाद अर्धशासकीय पत्र के बारे में था। देखिए अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं उनका ढांचा कैसा होता है, इसमें ये मित्रवत भाषा में लिखे जाते हैं और इसमें कोई जो औपचारिक संबोधन होते हैं या औपचारिकता होती है उसका कोई समावेश नहीं होता है। तो ढांचा तो सारे पत्रों का एक ही होता है। उसमें देखिए ऊपर जो है प्रेषक, उसके अलावा प्रेषिती, इस प्रकार से उल्लेख होता है। स्थान दिनांक की अपनी जगह होती है, स्थान दिनांक यहाँ साइड में ही रहेगा। वैसे अर्धशासकीय जो पत्र होते हैं उनमें शीर्ष भाग जो होता है वो छपा हुआ होता है। जैसे कार्यालय स्तर पर देखा जाए तो पूरा पैड होता है, लेटर पैड होता है, और उसमें जो शीर्ष होता है यानी ऊपर का हिस्सा होता है, विभाग, डिपार्टमेंट, सरकार वगैरह, वो सब ऊपर छपा रहता है। और यहाँ पर सरकार का जो सिंबल है, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, वो सब रहता है। जैसे सिंह स्तंभ का चिन्ह हो गया या मछली वाला गोल सा चिन्ह हो गया, या जैसी गवर्नमेंट है उसके हिसाब से। और उसके बाद नीचे यहाँ से अपनी बात लिखनी होती है, तो संबोधन यही होता है। और एक बात ध्यान देनी है कि जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं उसमें विषय नहीं लिखा जाता है। पत्र का विषय क्या है ये नहीं लिखते हैं। आमतौर पर जो औपचारिकता ऑफिशियल लेटर होते हैं उनमें विषय लिखना आवश्यक होता है। विषय को पढ़कर संक्षिप्त में ही पढ़ने वाले को ये ज्ञान हो जाता है कि इसमें पत्र किस पर आधारित है। लेकिन यहाँ वो काम नहीं करना है, यहाँ मित्रवत शैली में लिखना है। तो प्रिय महोदय या प्रिय श्री या जाति सूचक अगर कोई संबोधन है तो उसको भी लगा सकते हैं, जैसे प्रिय उपाध्याय जी, इस प्रकार से। हालांकि जाति वाला जो है उसको करने से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आत्मीय संबोधन है उनका इस्तेमाल करेंगे और आत्मीयतापूर्ण शैली में ही आपको लिखना है, विनम्रता के साथ। अर्ध सरकारी पत्र जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर प्रेषित किए जाते हैं। इनका प्रेषण कार्यालय स्तर पर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक जो विभाग है या एक मंत्रालय है वो दूसरे मंत्रालय को भेज रहा है। एक सक्षम अधिकारी दूसरे सक्षम अधिकारी को भेजेगा, या इस प्रकार से ये व्यक्तियों के बीच में हस्तांतरित होते हैं। और इनका प्रयोग तब भी किया जाता है जब अनुस्मारक बार बार भेजने के बावजूद किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ कर्तव्य याद दिलाने के लिए ये अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से विनम्र शैली में आग्रह किया जाता है। ये सब चीजें हैं।
तो यहाँ एक ढांचा बना हुआ है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं प्रिय महोदय, जैसा कि आपको विदित है। और उसके बाद ये अपनी बात कही गई है और बात जो है वो नितांत आत्मीय शैली में है, इसे आप देख ही रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर सादर आप लिखेंगे, देखिए ससम्मान या सादर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप भेजने वाले का जो डिटेल होता है वो रहेगा, लेकिन पद का नाम इसमें नहीं लिखा जाता है। आप किस पोस्ट पर हैं ये अपने मित्र को या मित्रवत शैली के पत्र में लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पदनाम और उसके बाद यहाँ जरा सा नीचे जिसको कि आप भेज रहे हैं, मतलब जिसे आप पत्र प्रेषित कर रहे हैं, उस प्रेषिती का पूरा डिटेल, मतलब उसका नाम, उसका पूरा फुल एड्रेस जो होता है वो यहाँ पर देना होता है। इस प्रकार से ये बनता है और इसकी प्रतिलिपि नहीं होती है, इसमें कोई प्रतिलिपि नहीं होती है। ये सिर्फ एक पत्र होता है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भेजा जाता है और जिसके नाम से जाता है वही उस लिफाफे को खोलता भी है। ये इसमें व्यक्तिगत पत्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भेजने वाले का पदनाम वगैरह नहीं रहेगा, सिर्फ नाम रहेगा, हस्ताक्षर चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पे उनका डिटेल हो गया। और यहाँ जो नीचे ये वाला हिस्सा है बाईं तरफ वाला, जरा सा इससे नीचे लिखते हैं। ये जो अधोलेख होता है इससे जरा सा नीचे यहाँ बाईं ओर लिखा जाता है प्रेषिती, और प्रेषिती में जिसे आप भेज रहे हैं उसका पूरा डिटेल यहाँ पर डालेंगे। ये अर्धशासकीय पत्र का ढांचा होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए जो चौथा वाला प्रश्न है इसमें उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग करना है। तो पहला वाला 59 है, उसके बाद दुबला है, निकम्मा है, लाचार है और नादान है। आराम से आप इसमें उपसर्गों को मूल शब्दों से अलग कर सकते हैं। उपसर्ग जो है वो सामने जुड़ते हैं, ये प्रीफिक्स होते हैं, शब्द से पहले इनका जोड़ होता है और इससे ये शब्दों के अर्थ को या तो इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और नहीं तो फिर उनका अर्थ ही परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ उन जो है ये उपसर्ग है और 60 जो है ये यहाँ पर मूल शब्द है। 60 यहाँ पे शब्द नहीं है, 60 यहाँ शब्द है। उनका मतलब होता है एक कम। यहाँ अगर आप देखें तो इसमें उन जो है वो उपसर्ग है और उनका मतलब होता है एक कम। 59 में उन प्लस 60, 60 से एक कम यानी 59। इसको क्या करेंगे 59 लिखेंगे। इसके बाद दुबला, दुबले में कौन सा उपसर्ग हो गया, दू हो गया। यहाँ पर दू जो है उपसर्ग है और बला जो है ये अलग है। इसके बाद निकम्मे में नी है, लाचार में ला है और नादान में ना है। इस प्रकार से उपसर्ग इसमें जुड़ते हैं। इसके बाद यहाँ प्रत्ययों को अलग करना है। ये 5-5 नंबर का है, यानी टोटल इसमें उपसर्ग और प्रत्यय मिलाकर 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो मूल शब्द और प्रत्यय को आपको अलग करना है। तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है शब्द के बाद इसका आने का नंबर होता है। तो इसमें मिठाई में कौन सा प्रत्यय है, तो मीठा अलग कर लीजिए और आई जो है वो अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे जो मिठाई है वो अलग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसका जो प्रत्यय है वो अलग हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ लुटेरा है, तो लुटेरा में एरा प्रत्यय है। इसके बाद खंडहर में हर है, पथरीला में ईला है, इकहरा में हरा है। इस प्रकार से ये प्रत्यय जो है वो जुड़ते हैं। इसके बाद विलोम शब्द देख लीजिए। विलोम में जो पहला है वो है अर्पित। तो अर्पित मतलब अपना अर्पण कर देना, दे देना, तो उसका हो जाएगा अर्जित यानी उल्टा। इसके बाद उन्मुख का हो जाएगा विमुख। उपचार का हो जाएगा, उपचार मतलब क्या होता है, इलाज करना या किसी चीज का समाधान करना। तो उपचार का क्या हो जाएगा, अपचार हो जाएगा। इसके बाद कृत्रिम, कृत्रिम का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। जोड़ का घटाव हो जाएगा तृष्णा, तृष्णा यानी अतृप्त इच्छा जो होती है, तो तृष्णा का संतुष्टि हो जाएगा। थोक का फुटकर हो जाएगा। धृष्ट मतलब होता है ढीठ, तो धृष्ट का हो जाएगा विनीत। और भूगोल, तो भूगोल का खगोल हो जाएगा। भूगोल मतलब पृथ्वी के बारे में जानकारी, तो खगोल मतलब अंतरिक्ष के बारे में जानकारी। इसके बाद विधि, विधि का क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। तो सामान्य विलोम शब्द हैं, 10 अंक इसके लिए निर्धारित किया गया था। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है तो जिज्ञासु होगा। पृथ्वी से संबद्ध, पृथ्वी शब्द जो है इससे जो जुड़ा हुआ होता है या संबद्ध होता है उसको पार्थ कहा जाता है, तो ये है। इसके बाद जो पहले था, पार्थिव आप लिख सकते हैं, ठीक है। पृथा का पुत्र पार्थ होगा, यहाँ पार्थिव हो जाएगा। इसके बाद जो पहले था वह अब नहीं है, मतलब जो पहले था लेकिन अब नहीं है, ऐसी चीज को क्या कहा जाएगा, विलुप्त कहा जाएगा। जैसे डायनासोर पहले थे लेकिन अब नहीं है। इसके बाद जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ कहा जाएगा। जो आंखों से परे है वो परोक्ष होगा। ये सब वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिन्हें कि आपको देखना था। इसके बाद वर्तनी को शुद्ध करना है, तो यहाँ अनाधिकार लिखा है, ये क्या होगा, अनधिकार होगा। मतलब यहाँ आ की मात्रा जो न के आगे लगी है वो नहीं होगी। सन्यासी ऐसे नहीं लिखा जाता है, सन्यासी में ऊपर बिंदी होती है, आधा न भी होता है, तब जाकर ऐसे लिखते हैं, यानी यहाँ पर एक बिंदी की आवश्यकता है ऊपर। इसके बाद चरमोत्कर्ष ऐसे नहीं लिखा जाता है, च र म पूरा ऐसे लिखा जाता है, और उसके बाद तब इस पे ओ की मात्रा, और तब यहाँ पे आधा क, और जो आगे वाली चीज है वो सही है। यहाँ पे जो चरमोत्कर्ष लिख दिया है, यहाँ र पूरा रहेगा, उड़ंतु र नहीं रहेगा। इसके बाद आधीन लिखा है, तो आधीन में क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा इसका। यहाँ आ की मात्रा जो है, मतलब अ पे जो आ की मात्रा लगी है वो सही नहीं है। कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाता है, कवित्री होता है। यहाँ पे व पे जो छोटी ई की मात्रा लगा दिया है वो नहीं रहेगी।
यहां तक हमने देखा, वर्तनी शुद्ध कर ली। अब 5वें नंबर का जो अंतिम प्रश्न है इसको देखिए, ये मुहावरे और लोकोक्ति वाला है। इसमें 30 अंक आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए 2-3 चीजों पर मेहनत कर लीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। पहला तो जो संक्षेपण और अवतरण वाला हिस्सा शुरुआत वाला है, यानी 60 अंक तो वहीं से होने वाले हैं आपके 2 प्रश्नों से। उसके बाद पत्र लेखन 20 अंक वो हो गया, 10-10 अंक के 2 प्रश्न आ गए मान लीजिए। और उसके बाद मुहावरा यानी 30 अंक यहाँ से। तो अधिकतम अंक तो आपके यहीं से हो जा रहे हैं। तो ज्यादा इसमें विलोम और वाक्यांश के लिए एक शब्द और उपसर्ग वगैरह में उलझने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप रट सकते हैं रटिए, वैसे उनकी पूरी लंबी चौड़ी फौज है। ये वाला जो हिस्सा है इसको मजबूत करके जाइए, मतलब अवतरण वाला, पत्र लेखन वाला और मुहावरा और लोकोक्ति वाला। इतना अगर आप करके जाते हैं तो आपका जो नंबर है वो बढ़िया रहेगा। बाकी जो है उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम से नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही ले जाएंगे। और वैसे भी सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका नाम ही है सामान्य हिंदी, तो इतने अनोखे प्रश्न नहीं आएंगे कि आप नहीं कर पाए। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है ये है उल्लू सीधा करना। तो उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या होता है? इसमें अगर देखें आप तो उल्लू को सीधा करना यानी स्वार्थ साधना। ये मुहावरा जो है इसका अर्थ अगर ऐसे निकालें तो नहीं निकलेगा, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वार्थ साधना, यानी अपना मतलब निकालना। ये आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की जिस भावना का उद्घोष हमारे मनीषियों ने यानी हमारे महर्षि ऋषि ने अपनी परमार्थवादी दृष्टिकोण के तहत किया था, आज उससे बहुत से लोग जो है वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुले हुए हैं। इस प्रकार से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक व्यवहारिक वाक्य में प्रयोग करिएगा। इसके बाद उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना ये क्या है? दिल की बात समझ लेना या उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना। तो वहां पे पारखी निगाह के बारे में भी कहा जाता है, तो यहाँ इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद 1 का 3 बनाना यानी अनुचित लाभ उठाना। गाल बजाने का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बकबक करना, ज्यादा बोलना या बकवास करना। इसके बाद घड़ों पानी पड़ना। कुत्ते का भेजा खाना भी वही मतलब होता है। कुत्ते का भेजा खाना मतलब ज्यादा बकवास करना। इसके बाद घड़ों पानी पड़ जाना यानी एकदम लज्जित हो जाना, शर्म से पानी पानी हो जाना जिसको कहा जाता है। इसके बाद ये वाला देखिए, घी कहाँ गिरा खिचड़ी में। घी जो है वो कहाँ गिरा तो गिरा, जमीन पर नहीं गिरा, खिचड़ी में गिर गया। तो सही जगह पहुंच गया, दोनों का मेल हो गया। तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? अपनी वस्तु का अपने ही प्रयोग में लाना। इसके बाद यहाँ नीचे वाला देख लीजिए, जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। मतलब जैसी परिस्थिति है या परिस्थितियां हैं उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। इसके बाद तू डाल डाल मैं पात पात, ये बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ मुहावरा है। तो तू डाल डाल मैं पात पात का क्या होगा? इसका अगर आप अर्थ देखें तो एक से बढ़कर दूसरा चालाक, मतलब एक जो है वो चालाक था ही, उससे सवा शेर एक और आ गया। इसके बाद नीम हकीम खतरा जान या खतरे जान। तो जो आधी अधूरी जानकारी होती है वो खतरनाक होती है। नीम हकीम का मतलब होता है जो अधूरा हकीम है, जिसके पास पूरा नॉलेज नहीं है। इसके बाद सब धान 22 पसेरी यानी सबको एक समान तौल देना, यानी सबको एक जैसे देखना। तो इसका एक और दूसरा रूपांतरण हो सकता है, एक ही लाठी से सबको हाँकना। तो इस प्रकार से मुहावरे हो सकते हैं। इनका वाक्य में प्रयोग आप अपनी सुविधा की दृष्टि से कर सकते हैं। ये बात है कि जहां पे मुहावरे का आप वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, मतलब वाक्य में जहां मुहावरा या लोकोक्ति आ रही है उसको नीचे से रेखांकित कर दीजिए या दूसरे कलर की पेन से लिख दीजिए। तो इतना समय नहीं होता है कि आप 20 तरह की पेन बदलें। तो जिस पेन से लिख रहे हैं उसी से अंडरलाइन कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जहां मुहावरा या लोकोक्ति है वहां परीक्षक का ध्यान आकर्षित होगा और वो समझेगा कि आपने वाक्य में इसका सही ढंग से प्रयोग किया। ये कुछ अच्छे तरीके होते हैं लिखने के। तो इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।